जैसा कि अभी हमने सीखा कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा हो जिसका मीन पोजीशन जो है वो यहाँ पर है और उसके दो एक्सट्रीम पोजीशन है ना। ये मीन पोजीशन हो गया, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम हो गया और ये निगेटिव एक्सट्रीम हो गया। ठीक है, तो जैसे पार्टिकल जो है मीन पोजीशन पर होगा और इधर चल रहा होगा पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ, तो सर्किल पर जो पार्टिकल होगा वो सबसे ऊपर होगा और इधर चल रहा होगा, तो उसका फेज हम लोग मानेंगे ज़ीरो, है ना। अच्छा, जब एसएचएम करने वाला पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पर होगा यहाँ पर, तो सर्कुलर मोशन करने वाला भी यही होगा, तो यहाँ पर फेज हम लोग कितना मानेंगे, π/2। ठीक, वही सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल आधा रिवोल्यूशन कंप्लीट करके अगर यहाँ पहुँच गया तो उसका फेज कितना हो जाएगा, पाई, और ये पार्टिकल जो है वो निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होगा, है ना। तो जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है वो मीन पर होगा और निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होगा। अच्छा, जब सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल पहुंच गया यहाँ पर नेगेटिव एक्सट्रीम पर, तो एसएचएम करने वाला पार्टिकल भी यहीं पर होगा और यहाँ पर फेज जो है हमने अभी देखा था कि होता है 3π/2। ठीक, अगर ये पार्टिकल फिर से सर्कुलर मोशन करता हुआ फिर से टॉप मोस्ट पर पहुंच गया तो इसका फेज जो है वो 2π होगा, क्योंकि इसका एंगुलर पोजीशन कितना बताएंगे हम लोग, 2π। ये टोटल एंगल हो गया 2π। ठीक है, तो पार्टिकल फिर से क्या होगा, मीन पोजीशन पर होगा और फिर से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ चल रहा होगा, है ना। तो क्या जो पार्टिकल का फेज है वो 0 से 2π तक ही रहेगा, है ना। तो इसका आंसर है कि नहीं। जैसे फेज हमने क्या पढ़ा कि ये होता है ωt+φ, तो इसमें एक टी फैक्टर है टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये जो फेज है ये फेज बढ़ता जाएगा, है ना। तो पार्टिकल जैसे एक ऑसिलेशन पूरा कर लिया तो उसने 2π एंगल ट्रेवल कर लिया, या कह लें कि उसने जो है उसका फेज जो है 2π से चेंज हो गया। लेकिन अगर वो दूसरा रिवोल्यूशन शुरू करे तो 2π है ये, अब अगली बार फिर से ये और अब यहाँ से 2π ट्रेवल किया था, अब और आगे बढ़ेगा तो उसका फेज जो हो जाएगा 2π + π/2, इसका मतलब 5π/2। ठीक, अच्छा, दूसरा रिवोल्यूशन जब शुरू कर दिया इसने और फिर यहाँ पहुँच गया तो इस बार जो फेज हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा 2π + π, इसका मतलब हो गया 3π। ठीक, तो ये फेज जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। यहाँ पर 3π हो गया, फिर यहाँ पर जब आएगा तो इस तरह से ये हो जाएगा 2π + 3π/2, इसका मतलब 7π/2। फिर जब दूसरा रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 4π, मतलब 2π + 2π। फिर जब तीसरा राउंड शुरू करेगा, है ना, तो ये हो जाएगा 9π/2। ये बढ़ता जाएगा, ये π से 3π हुआ था दूसरे राउंड में और तीसरे राउंड में जो होगा ये 5π हो जाएगा। ठीक, फिर अगली बार जब ये घूमता जाएगा तो यहाँ पर आने पर ये जो है 11π/2 हो जाएगा और फिर इधर जाने पर ये 6π हो जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये फेज जो है वो बढ़ता जाता है ना। फेज हमेशा 0 से 2π तक ही नहीं रहेगा, 0 से 2π तक जो है वो सिर्फ फर्स्ट रिवॉल्यूशन के लिए रहेगा, बाद में आगे जो है फेज इसका बढ़ता जाएगा, है ना। तो इसी फेज से रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल करते हैं। तो ये एग्जाम्पल है कि
two particles execute simple harmonic motion of same frequency and same amplitude on the same straight path with common mean position. They cross each other each time their displacement is a/2 while moving in opposite direction. Then find phase difference between these two particles. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें जैसा कि कहा गया कि दोनों पार्टिकल एक ही पाथ पर, एक ही स्ट्रेट पाथ पर SHM कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज इनका जो मीन पोजीशन है वो यहाँ पर है और इनका पॉजिटिव एक्सट्रीम यहाँ पर, नेगेटिव एक्सट्रीम यहाँ पर। ठीक है, तो ये अगर जब भी मिलते हैं तो a/2 पर मिलते हैं। ठीक है, तो एक तो a/2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, और दूसरा a/2 यहाँ भी है। मीन पोजीशन से a/2 डिस्टेंस एक इधर भी है, एक इधर भी है, तो ये दोनों पोजीशन पर मिलते हैं। लेकिन जब भी मिलते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पहले एक सर्किल बनाते हैं ना। सपोज ये हमने सर्किल बनाया कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एक पार्टिकल होगा जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर एक पार्टिकल जो है इस a/2 पर है यहाँ पर, और एक पार्टिकल जा रहा होगा पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ, उसको अगर सर्किल पर लोकेट करेंगे उसका करस्पॉन्डिंग पार्टिकल सर्किल पर यहाँ पर होगा और इधर की तरफ किसी वेलोसिटी से चल रहा होगा। ठीक, दूसरा पार्टिकल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसा कहा गया, यानी कि निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ, या कह लें कि मीन की तरफ जा रहा होगा। अगर उसको सर्किल पर लोकेट किया जाए तो सर्किल पर नीचे होगा और ये इधर की तरफ किसी वेलोसिटी से ये चल रहा होगा। ठीक है, तो इन दोनों पार्टिकल्स का जो कि सर्कुलर मोशन में कर रहे हैं उनका एंगुलर पोजीशन अगर हमें पता चल जाए तो फेज डिफरेंस पता चल सकता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले पार्टिकल्स को मिलाते हैं मेन पोजीशन से। ठीक है, तो ये जो रेडियस होता है हम लोग इसको एम्पलीट्यूड के इक्वल लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस हमें दिया गया है ये है a/2। इसका मतलब कि ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री होना चाहिए, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखें तो
ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से ये वाला एंगल नीचे वाला भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर वर्टिकल डायमीटर ड्रॉ करते हैं। ये है वर्टिकल डायमीटर। तो पार्टिकल का फेज निकालना हो, जैसे एक पार्टिकल जो यहाँ पर है इसका फेज निकालेंगे तो हम क्या बताएंगे, इसका फेज ये कहेंगे, इसका फेज φ1 है, और दूसरा पार्टिकल का जो फेज है वो हम बताएंगे यहाँ तक, ये हो गया φ2। तो अगर इनका फेज डिफरेंस निकालना हो हमें φ2 माइनस φ1 कितना आएगा, ये देखेंगे कि दोनों का फेज डिफरेंस जो निकालना हो तो ये 60 प्लस 60 120 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, ये है ना। ये हो गया 120 डिग्री। अगर ऐसा भी हो सकता था कि ये -a/2 पर यहाँ पर मिलते, तो एक पार्टिकल चल रहा होता मीन पोजीशन की तरफ, जो मीन पोजीशन की तरफ चल रहा होता, इसका मतलब सर्किल पर ऊपर होता और ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा होता, है ना। अच्छा, दूसरा पार्टिकल जो कि निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ चल रहा होता, क्योंकि उसको अपोजिट चलना है, वो सर्किल पर नीचे होता और इधर निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होता। ठीक, इन दोनों पार्टिकल को अगर मिलाया जाए यहाँ पर, है ना, तो ये भी देखेंगे चूंकि ये रेडियस a के इक्वल है और ये डिस्टेंस हमें a/2 बताया गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है ये 60 डिग्री होगा, फिर से ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर इनके बीच में हमें फेज डिफरेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, एक पार्टिकल का जो फेज है वो हम देखेंगे कि एक पार्टिकल का फेज हो गया ये, और जो दूसरे पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल का फेज हो गया यहाँ से, ये हो गया। फेज का मतलब कि एंगुलर पोजीशन वर्टिकल डायमीटर से। तो दोनों का फेज का डिफरेंस कितना आया, दोनों के फेज का डिफरेंस अगर देखा जाए तो ये वाला एंगल हो गया टोटल, है ना। चूंकि अगर देखें तो ये 60 प्लस 60 यानी कि 120 डिग्री हो गया। तो दोनों पोजीशन से हम लोगों का आंसर जो आ रहा है, फेज डिफरेंस फाइनली 120 डिग्री आ रहा है, या इसको हम लोग 2π/3 कह सकते हैं। ठीक? तो अब हम एक एग्जांपल करेंगे। इस एग्जांपल में हमें एक पार्टिकल दिया गया जो कि SHM कर रहा है, जिसका ये मेन पोजीशन हो गया, ये हो गया पॉजिटिव एक्सट्रीम, और ये है इसका नेगेटिव एक्सट्रीम। तो जो पार्टिकल है वो सपोज x = 0 मेन पोजीशन से चलना शुरू करता है और किसी टाइम t पर ये a/2 पर पहुंच जाता है। हमें पता करना है कि पार्टिकल को मेन पोजीशन से a/2 तक जाने में कितना टाइम लगा होगा। We have to find the time taken by particle to reach directly from x = 0 to x = +a/2। तो अगर हम इसको इक्वेशन से सोल्व करें, जो SHM का बेसिक इक्वेशन होता है वो होता है a sin ωt + φ। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया,
एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में अगर रखा जाए तो 0 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा इंटू 0 प्लस फाई, दैट मीन्स फाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो अपना इक्वेशन आया वो हो गया a साइन ओमेगा t प्लस 0, यानी a साइन ओमेगा t, ये बेसिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो हमें पता करना है कि कितने टाइम पर a/2 पर पहुंचेगा। ठीक, तो क्या करेंगे, x का वैल्यू a/2 रख देंगे, तो ये हो गया a साइन ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ओमेगा टी का जो वैल्यू है ये 1/, ये यहाँ से ये कर सकते हैं कि यहाँ से आएगा 1/2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा टी का जो वैल्यू है ये फाइनली आ गया अपना π/6, है ना। तो ओमेगा जो होता है 2π/t होता है इंटू t π/6। तो यहाँ से जो टाइम का वैल्यू आया वो आ गया t/12। ठीक है, तो अगर ऐसे समझें कि उसको मीन पोजीशन से a/2 तक जाने में जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई 12 सेकेंड लगेगा, है ना। तो इस तरीके से अगर हमने ये टाइम कैलकुलेट किया तो काफ़ी टाइम लग गया, है ना, काफ़ी लेंथी सॉल्यूशन है इसका। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम लोग एक आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। कैसे? तो जो हमने देखा था पहले कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन होता है ना। तो हम लोग ऐसा करेंगे, सपोज ये जो पार्टिकल का पाथ हो गया SHM वाले का, है ना, तो यहाँ पर मीन पोजीशन होगा, ये हो गया x इज इक्वल टू a और इधर होगा x इज इक्वल टू a/2। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से चल करके यहाँ से चल करके ये पहुँचता है कहाँ पर, a/2 तक, है ना, यहाँ पहुँच गया, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, है ना, वो टॉप मोस्ट पॉइंट से इस तरह से ट्रैवल करता हुआ जो है यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, तो अगर इनको मिला दें ऐसे, है ना, हम लोग जानते हैं कि इसमें रेडियस हम लोग कितना लेते हैं, एम्पलीट्यूड a के इक्वल। ये नीचे वाला जो डिस्टेंस है ये a/2 है, तो ये एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक, तो अगर ये एंगल 60 डिग्री आता है तो ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री होना चाहिए। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं कि SHM करने वाला पार्टिकल जितना देर में यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, मतलब x इज इक्वल टू 0 से a/2 तक पहुँचेगा, उतने देर में सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल यहाँ से 30 डिग्री का एंगल ट्रेवल करते हुए यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो हमें SHM करने वाले पार्टिकल का टाइम पूछा गया है ना, लेकिन हम क्या निकालेंगे, उसका करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल का टाइम निकालेंगे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो पार्टिकल SHM करता है उसका स्पीड कांस्टेंट नहीं है,
वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता। लेकिन जो सर्कुलर मोशन करता है, जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो इक्वल टाइम में इक्वल एंगल ट्रेवल करता है हमेशा। ठीक है, तो उसका टाइम निकालना हमें ज़्यादा आसान है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 360 डिग्री ट्रेवल करने में जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है वो 360 डिग्री ट्रेवल करने में एक टाइम पीरियड के इक्वल टाइम लेता है। तो 1 डिग्री ट्रेवल करने में जो टाइम लेगा वो होगा t/360 डिग्री। ठीक, तो उसको तो यहाँ पर सिर्फ 30 डिग्री चलना था, तो 30 डिग्री ट्रेवल करने में जो टाइम लेगा t/360 इंटू 30 डिग्री, तो ये देखेंगे t/12 आ गया। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि SHM करने वाला पार्टिकल मीन पोजीशन से a/2 तक जाने में t/12 टाइम लेगा। उतना ही टाइम लेगा जितना कि उसके करस्पॉन्डिंग पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर जो है टॉप मोस्ट पॉइंट से 30 डिग्री का एंगल ट्रेवल करने में लेगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस जो है ये जो सर्कुलर पाथ वाला जो मोशन है उसको ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि इससे ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो और एक दो एग्जाम्पल करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। तो इस एग्जाम्पल में हमें जो पार्टिकल दिया गया वो कहा गया कि जो पार्टिकल है वो x = a/2 से x = a तक जाता है ना। ये a से a/2 से a तक जाता है। तो यहाँ से यहाँ जाने में इसको कितना टाइम लगेगा? वी हैव टू फाइंड द टाइम taken by particle in directly moving from x = a/2 to x = a। ठीक है, तो जो हमने दूसरा तरीका सीखा है उसी तरीका को यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक सर्किल बनाते हैं। तो ये सर्किल बन गया और जो SHM करने वाला पार्टिकल है उसका ये पाथ हो गया, है ना। एक वर्टिकल डायमीटर भी ड्रॉ कर देते हैं। तो जो पार्टिकल है इनिशियली ये है a/2 पर, है ना, और उसको फाइनली पहुंचना है a पर। तो अगर इसका करस्पॉन्डिंग पार्टिकल देखें तो ये पार्टिकल जो होगा वो सर्किल पर कहीं ऊपर होगा और यहाँ से ये चलते हुए यहाँ तक एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुँचेगा, है ना। तो जितने देर में SHM करने वाला पार्टिकल a/2 से a तक जाएगा, ऐसे उतने देर में सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल जो है यहाँ तक पहुँचेगा। तो अगर इसको मिला देंगे तो ये वाला रेडियस जो है a के इक्वल होता है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। ये एंगल हो गया 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि SHM करने वाला पार्टिकल a/2 से a तक जाने में उतना ही टाइम लेगा जितने देर में सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल 60 डिग्री का एंगल ट्रेवल करेगा, इतना, है ना। तो चूंकि ये जो है इक्वल टाइम में इक्वल एंगल ट्रेवल करता है, तो वही तरीका अप्लाई करेंगे। 360 डिग्री ट्रेवल करने में t टाइम लेता है, तो 1 डिग्री ट्रेवल करने में t/360 डिग्री
और इसलिए 60 डिग्री ट्रेवल करने में t/360 इंटू 60 मतलब t/6 है ना। तो जो है एक टाइम पीरियड का 1/6 टाइम्स ये टाइम लेगा, है ना। तो ये हो गया अपना आंसर t/6, जहाँ पर t क्या है, इसके SHM का टाइम पीरियड है। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल करेंगे। इस एग्जांपल में जो पार्टिकल है ना, तो ये पार्टिकल का जो मीन पोजीशन है वो मान लेते हैं यहाँ पर। पार्टिकल का मीन पोजीशन ये हो गया, इसका नेगेटिव एक्सट्रीम यहाँ पर हो गया, यानी x इज इक्वल टू -a, और इसका पॉजिटिव एक्सट्रीम इधर, यानी x इज इक्वल टू +a। हमें कहा गया कि पार्टिकल को -a/√2 से +a/√2 तक ले जाना है ना। तो यहाँ से इसको यहाँ तक जाना है डायरेक्टली, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लेगा। सो द क्वेश्चन इज फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू directly move from x is equal to -a/√2 to x is equal to +a/√2। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक सर्किल बनाते हैं। हमने जो है ये सर्किल बना दिया, और सर्किल बनाने के बाद जो SHM करने वाला पार्टिकल है उसका पाथ दिखा देते हैं। तो उस पार्टिकल का ये पाथ हो गया, जिसमें से उसका मीन पोजीशन सेंटर पर है, और -a/√2 इधर +a/√2 इधर, ठीक है। तो जितना देर में ऐसा करते हैं, पहले इसका करस्पॉन्डिंग पार्टिकल लोकेट कर देते हैं, है ना। जो पार्टिकल SHM कर रहा है उसका करस्पॉन्डिंग पार्टिकल सर्किल पर यहाँ होगा, और ये इसी पाथ को फॉलो करता हुआ इधर पहुंच जाएगा, है ना। तो पार्टिकल का जो पोजीशन है दोनों, उनको सेंटर से मिलाते हैं। तो चूंकि ये तो A है, ये वाला जो एंगल होगा ये आएगा 45 डिग्री, है ना। ये A है, और इस ट्रायंगल का जो बेस a/√2 है, तो ये एंगल 45 डिग्री हो गया। उसी तरह से दूसरे साइड में भी ये 45 डिग्री हो गया, यानी ये एंगल टोटल हो गया 90 डिग्री। तो कहा जा सकता है कि जो SHM करने वाला पार्टिकल है वो -a/√2 से +a/√2 तक जाने में उतना ही टाइम लेगा जितना कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर 90 डिग्री का एंगल ट्रेवल करने में लेगा, है ना। तो 90 डिग्री का एंगल ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगा, हमें पता है 360 डिग्री ट्रेवल करने में t टाइम लेता है। तो 1 डिग्री ट्रेवल करने में t/360 डिग्री लेता है। तो 90 डिग्री ट्रेवल करने में t/360 इंटू 90 मतलब t/4। तो ये टाइम पीरियड का 1/4 के इक्वल टाइम लेगा, है ना। सो आंसर इज t/4। तो यहाँ हमने क्या देखा कि हमें निकालना था SHM करने वाले पार्टिकल का
टाइम माइनस a/√2 से प्लस a/√2 तक जाने के लिए। लेकिन हमने वो जो टाइम है वो आसानी से निकाल लिया, उसका करस्पॉन्डिंग पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा था उसका टाइम निकाल करके, है ना, क्योंकि वो हमेशा कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से चलता है और इसलिए वो इक्वल टाइम में इक्वल एंगल ट्रेवल करता है। ऐसा ही हम इस SHM करने वाले पार्टिकल के बारे में नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है या जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं रहता, तो ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हमने कुछ देर पहले जो ड्राइव किया था कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट of particle from mean position is given by x is equal to a sin ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, तो अगर ऐसा हो कि जो पार्टिकल का मीन पोजीशन है अगर वो ऑरिजिन पर नहीं हो, है ना, फिर क्या होगा। सपोज पार्टिकल का मीन पोजीशन कहीं यहाँ पर है, ये हमें एक्स एक्सिस दे दिया गया और ये वाई एक्सिस है। पार्टिकल का मीन पोजीशन यहाँ पर है ना, ऑरिजिन से x0 डिस्टेंस पर। इसका एक एक्सट्रीम पोजीशन कहीं सपोज इधर हो गया, है ना, ये हो गया निगेटिव एक्सट्रीम, और उसी तरह से एक पॉजिटिव एक्सट्रीम कहीं यहाँ पर होगा। तो किसी इंस्टेंट पर ऐसा मान लेते हैं कि जो पार्टिकल है वो पार्टिकल यहाँ पर है ना, पार्टिकल P अपना यहाँ पर है। तो पार्टिकल का मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हम लोग इस एक्सप्रेशन से लिखते हैं, है ना। तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग लिख सकते हैं a साइन ओमेगा t प्लस फाई। ठीक, ये कौन सा डिस्टेंस हो गया, ये जो है मीन पोजीशन और पार्टिकल के बीच का सेपरेशन हो गया इतना। ठीक, अगर पार्टिकल का पोजीशन ऑरिजिन से निकालना हो तो हम लोग इसको लिखेंगे, ये हो गया x। तो ये कहा जा सकता है कि इफ mean position is located at x is equal to x0, है ना, मतलब ये कहा जा सकता है कि not at origin means mean position is not located at origin, it is located at x is equal to x0, then position of particle at time t should be given by x is equal to x0 plus a sin ओमेगा t प्लस फाई, है ना। तो इसी इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई।
ठीक है, तो ऐसा इक्वेशन भी हो सकता है एसएचएम का, है ना। एसएचएम का इक्वेशन कुछ इस टाइप का हो सकता है। ठीक है, अब इसको जो है, इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो dx बाई डी टी यह आएगा ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट करें तो डी टू एक्स बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये जो टर्म है, ये टर्म एक्चुअली में एक्सेलरेशन हो गया, है ना। तो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है इसको लिखा जा सकता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये जो टर्म है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसको एक्चुअली में हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स नॉट, है ना। तो अगर एक्सेलरेशन इतना होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? सो रिस्टोरिंग फोर्स F is equal to mass into acceleration, that means minus m omega square x minus x नॉट। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है ना, इस टाइप का भी हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, फोर्स F is equal to 8 minus 4x is applied on a particle which is released from rest from x is equal to 6 meter. If mass of particle is 2 kilogram, then find time period, amplitude, initial phase, and equation of simple harmonic motion of this particle। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस पार्टिकल को लोकेट करते हैं। ठीक है, सपोज ये y एक्सिस हो गया और ये जो है ये हो गया x एक्सिस। ठीक, अब कहा गया कि जो पार्टिकल है उसको हमने x इज इक्वल टू 6 मीटर से छोड़ा है। यहाँ पर पार्टिकल रेस्ट पर था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है वो पार्टिकल के लिए एक्सट्रीम पोजीशन बन जाएगा, है ना। कैसे, एक बार और देख लेते हैं। जो फोर्स हमें दिया गया है वो फोर्स है 8 माइनस 4x। तो अगर इस फोर्स को ज़ीरो करेंगे एट इक्विलिब्रियम
f इज इक्वल टू 8 माइनस 4x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2, है ना। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि फोर्स कहाँ 0 होगा, उसके लिए हमने कोऑर्डिनेट निकाला x इज इक्वल टू 2, तो यही एक्चुअली में अपना x नॉट है। तो हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो x इज इक्वल टू 2 पर उसका मीन पोजीशन है, इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना। ये वैसे भी निकाल सकते थे कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम लोग अगर लिखें थोड़ा सा रीअरेंज करके, तो आएगा -4 x - 2। और अभी कुछ देर पहले हमने जो फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव किया था रिस्टोरिंग फोर्स का, वो था -am ओमेगा स्क्वायर x - x0। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया जाए तो x0 का जो वैल्यू है वो 2 आ गया, और वही वैल्यू हमने यहाँ से भी निकाला था। तो x0 का वैल्यू 2 जो है ये मीन पोजीशन का जो है लोकेशन बताता है। ये हो गया x0 इज इक्वल टू 2। ठीक, पार्टिकल को यहाँ से x इक्वल टू 6 से छोड़ा गया था, तो ये जो है इसका पॉजिटिव एक्सट्रीम बनेगा, ये जो है मीन है। तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहेंगे, जो कि 4 मीटर यहाँ से आएगा। ठीक है, तो पार्टिकल का जो दूसरा एक्सट्रीम है वो मीन पोजीशन से 4 मीटर पीछे होगा, यानी कि इसका जो निगेटिव एक्सट्रीम होगा वो हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 पर, है ना। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो भी एम्पलीट्यूड a के इक्वल होगा, यानी कि 4 मीटर होगा। ठीक, तो अब हम तो ये कह सकते हैं कि पार्टिकल का एम्पलीट्यूड जो आया वो हो गया 4 मीटर। जो दूसरा क्वेश्चन था इसमें पूछा गया था एम्पलीट्यूड, ये निकल गया। फिर हम क्या करेंगे, अगर इसको कंपेयर करें, एम ओमेगा स्क्वायर इस 4 के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो कह सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन में मास दिया गया है 2 kg। अगर देखें तो मास 2 kg बताया गया है, तो यहाँ पर मास का वैल्यू 2 kg रखेंगे इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो यहाँ से आएगा ये हो जाएगा √2। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, मीन्स 2 पाई बाई √2। सो इट इज इक्वल टू √2 पाई सेकेंड। ठीक, तो ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फिर पूछा गया है इनिशियल फेज। तो इनिशियल फेज जो होगा फाई, वो हम ऐसे बता सकते हैं कि पार्टिकल इनिशियली रेस्ट से छोड़ा गया है ना। अगर क्वेश्चन को पढ़ें तो कहा गया पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 6 मीटर। इसका मतलब हुआ कि पार्टिकल जो था वो यहाँ से छोड़ा गया था, और ये इसका पॉजिटिव एक्सट्रीम है। तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पर जो फेज होता है वो π/2 होता है ना। अगर सर्किल से भी समझें कि अगर पार्टिकल इस पॉजिटिव एक्सट्रीम पर होगा
है ना। पार्टिकल यहाँ पर होगा तो उसका फेज यहाँ से π/2 कहेंगे। ठीक, तो इनिशियल फेज π/2 हो गया। तो अब हमें निकालना है उसका इक्वेशन। तो इसका इक्वेशन जो हम लोग लिखते हैं x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है ना, ये इक्वेशन अभी हमने थोड़ा देर पहले जो है वो हमने पढ़ा था, है ना। तो अगर उस इक्वेशन को देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये इक्वेशन तब अप्लाई करेंगे जब पार्टिकल का मीन पोजीशन ओरिजिन पर नहीं हो। ठीक, अब वापस अपने पेज पर चलेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसमें वैल्यू रखते हैं। तो x माइनस एक्स नॉट का वैल्यू यहाँ पर आया है 2 और एम्पलीट्यूड जो है एम्पलीट्यूड आया है 4 साइन ओमेगा का जो वैल्यू है यहाँ से √2 है तो √2 रखेंगे इंटू टी प्लस फाई का वैल्यू π/2 आया तो π/2 रखेंगे। तो फाइनली जो है अपना इक्वेशन कुछ ऐसा बन रहा है कि x इज इक्वल टू 2 प्लस 4 cos √2t, है ना। तो ये इस SHM का इक्वेशन हो गया।